हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई कौशिक पे। दोस्तों, आज हम संस्कृत की एच टेट की दूसरी कक्षा में पढ़ रहे हैं उच्चारण स्थान। हम बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं। नए सिलेबस में जो टॉपिक दिए उसके अनुसार उच्चारण स्थान आज हम पढ़ रहे हैं। उच्चारण स्थान अर्थात किस वर्ण को उच्चारण करने के लिए कौन से स्थान से प्रयत्न करना पड़ता है। सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट है, ध्यान से देखना कि पाणिनीय शिक्षा में कुल 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी बताई जाती है या कितनी मानी जाती है या कितने उच्चारण स्थान माने गए हैं। 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। ठीक है, तो उसके बाद है कि पहला जो उच्चारण स्थान है उसमें कौन कौन से वर्ण हैं और वो कौन सा है। देखिए भाई, अगर हम बात करें, यहाँ पे एक सूत्र है संस्कृत का, अकूह विसर्जनिया नाम कंठ। इसका मतलब है अ आ क वर्ग। क वर्ग का मतलब क ख ग घ अंग, मतलब क वाली जो पंक्ति है उसके 5 के 5 वर्ण और विसर्ग, और उसके साथ साथ विसर्ग। ये जो सारे के सारे वर्ण हैं, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इन सब का उच्चारण स्थान क्या आता है? कंठ होता है, ध्यान रखना है। उसके बाद नंबर 2 पे अगर हम बात करें, सूत्र है ईचु यशानाम तालु। ये ध्यान रखना है, कई बार सूत्र भी पूछा जाता है कि ईचु यशानाम, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आपको याद रखना है ईचु यशानाम तालु। अच्छा, ईचु यशानाम का मतलब क्या है? ई अर्थात ई छोटी हो या बड़ी हो, अर्थात हर्ष हो या दीर्घ हो। चू, चू का अर्थ है च वर्ग पूरा, च छ ज झ य, ये 5 के 5 वर्ण। य और श, ये य रहा और ये श रहा। इनका उच्चारण स्थान तालु माना गया है, अर्थात इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अब पूछ सकते हैं कि च या छ या ज का उच्चारण स्थान क्या है, या य का उच्चारण स्थान क्या है, श का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको बताना है कि तालु है जी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, री टू र शाणाम मूर्धा, अर्थात री हमारे पास संस्कृत में 2 री होती हैं, हर्ष और दीर्घ। टू, टू का अर्थ है ट वर्ग पूरा, ठीक है, ट ठ ड ढ ण। उसके बाद है र और श, ये र और ये श, इनका जो उच्चारण स्थान है री का हर्ष और दीर्घ, ट पूरा वर्ग, ट ठ ड ढ ण, र और श, ये मूर्धा के द्वारा उच्चारित होते हैं, अर्थात इनका उच्चारण स्थान मूर्धा माना जाता है। उसके बाद नंबर 4, लरी, जो हमारा स्वर है संस्कृत में, हिंदी में ये स्वर नहीं होता मगर संस्कृत में ये स्वर होता है लरी। तू, तू का अर्थ है पूरा त वर्ग, त थ द ध न। उसके बाद ल और ये स, इनका उच्चारण स्थान दांत माना जाता है, अर्थात दंत। ठीक है, ये रहा लरी, त वर्ग पूरा पूरा, ल और स, ये दंत के द्वारा उच्चारित होते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान दांत माना जाएगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हम आए हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे क्या है? उ, उ अर्थात हर्ष उ और दीर्घ उ। पू अर्थात प वर्ग। देखिए, जब यहाँ पे कु कहा गया तो क वर्ग आ गया, चू कहा गया तो मतलब च वर्ग, टू ट वर्ग, तू त वर्ग, और पू अर्थात प वर्ग, अर्थात प फ ब भ म। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है, उपधमानिया नाम, उपधमानीय अर्थात उ हर्ष और दीर्घ, प वर्ग पूरा और उपधमानीय, ये क्या होते हैं? इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब ये उपधमानीय क्या, वो सुन लीजिए। ये आधे जो विसर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद प आ जाए या इस आधे विसर्ग के बाद फ आ जाए, तो इन वर्णों को, इन दोनों वर्णों को, ठीक है, क्या कहा जाता है? उपधमानीय कहा जाता है। उ का हर्षों का, उ दीर्घ का, प वर्ग पूरा, प फ ब भ म, और आधे विसर्ग के बाद प और ये फ, ये उपधमानीय कहलाते हैं। इन सब का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इनमें से कोई सा भी पूछा जाए तो पूछेंगे कि इनका उच्चारण स्थान, तो हम कहेंगे ओष्ठ है जी। कोशिश कर रहा हूं जो एच टेट में सिलेबस है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाने की, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, जो पॉइंट है बस उन्हीं का डिस्कस। आपसे निवेदन इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो और कमेंट करके बताया करो कि कैसा लगा, ठीक है, और क्या हम इसमें और मॉडिफाई कर सकते हैं। नंबर 6, य म ग ण नाम नासिका च, अर्थात ये जो वर्ण है ये प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण है, तो हम इनको पंचम वर्ण बोल सकते हैं। देखिए, य म ग ण न, ये पंचम वर्ण होते हैं और इनका उच्चारण स्थान नासिका माना गया है संस्कृत के अनुसार। उसके बाद ए दई तो कंठ तालु, अर्थात ए और ऐ, ए तो इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु है, अर्थात ए और ऐ इनको कंठ तालु उच्चारण स्थान की संज्ञा में रखा जाएगा। उसके बाद ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान, ओ और औ का, ओ दौ तो कंठोष्ठम, अर्थात ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है।
उसके बाद है वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात ये जो व है अकेला व, इसका उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है। ध्यान दो, अकेले व का दंतोष्ठ, ठीक है। उसके बाद देखिए जिह्वा मूल्यस्य, जिह्वा मूलम, अर्थात जिह्वा मूलीय जो वर्ण है उनका स्थान जिह्वा मूल रहेगा। अब ये जिह्वा मूल क्या है, ये देखिए आधा जो विसर्ग टाइप का है, इसके बाद क आ जाए या इसी के बाद ख आ जाए। ये दो वर्ण ऐसे हैं जो आधे विसर्ग के बाद क और ख, इनको जिह्वा मूल कहा जाता है। उनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल ही रहेगा, जिह्वा मूलीय वर्ण कहलाते हैं ये, और उनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल रहेगा। हो सकता है क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि निम्न में से जिह्वा मूल वर्ण कौन सा है इनमें से, तो ये जिह्वा मूल है। और हो सकता है पूछ लो उपधिमानीय वर्ण कौन से हैं, तो प और फ इनके बाद वाला ये होते हैं हमारे उपधिमानीय। उसके बाद हमारा रह गया नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। ये अनुस्वार जो बिंदी होती है इसका उच्चारण स्थान नासिका कहा गया है। तो ये थे हमारे उच्चारण स्थान संस्कृत के जो हमसे पूछे जाते हैं। मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूं कि 2-3 बार तो डायरेक्ट ही इतना ही क्वेश्चन आया है कि संस्कृत में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, 8। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना है। मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ यहाँ पे कि संस्कृत में जो उच्चारण स्थान है वो 8 माने गए हैं, ठीक है, 8 माने गए हैं। और अगर वो पूछे सूत्र के अनुसार, वो कई बार पूछ लेता है ईचो यशाणाम, ठीक है, इस सूत्र को पूरा कीजिए, तो ईचो यशनाम हम कहेंगे तालु, अर्थात ईचो यशनाम ये जो वर्ण है तालु से बोले जाएंगे। ऋतु रसाणाम मूर्धा, लितु रसाणाम दंता, उपधुमानीय ऊपूर उपधिमानीय ओष्ठ, यमंगणना नाम नासिका च, एदई तो कंठतालु, ओदौ तो कंठोष्ठ, वकार दंतोष्ठम, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, नासिका अनुस्वारस्य, ठीक है। तो ये थे हमारे उच्चारण स्थान और इनसे उच्चारित होने वाले वर्ण। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।